हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में आज लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया एंड देयर एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी नए हैं या पुराने हैं, कुछ परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम है। तो वो कम समझ में ना आए अगर कोई चीज़, तो ऐसा नहीं है कि उसको करना छोड़ दो तो वो आ जाएगी, नहीं। उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप उसका उल्टा कर देते हो। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप उससे दूर हटने लग जाते हो, तो बिल्कुल ही आना बंद हो जाएगी, तो आएगी नहीं आपको कभी भी। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और साथ में कई बहाने बनाने लग रहे हैं कि सर हमने तो पहला चैप्टर पढ़ा नहीं था, हमने तो दूसरा नहीं पढ़ा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपका चैप्टर यानी यूनिट 3, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो है वो है आपकी यूनिट नंबर 3। और अगर चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर है 5th, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 5th चैप्टर है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि पीछे का नहीं, कि ये दिक्कत आएगी वो दिक्कत आएगी, नहीं। हालांकि पीछे का यूज होगा, लेकिन जो भी पीछे का यूज होगा मैं उसको बिल्कुल बेसिक करवा के, यानी जो पार्ट अगर पीछे का हुआ तो उसका पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद इसको यूज करूंगा इस चैप्टर में। तो आप ये मान के चलिए कि फिजिक्स हमने पढ़नी शुरू की है। अगर कोई नया बच्चा है और अभी हम पढ़ना शुरू किया, कई कुछ ऐसे भी अभी 1-2 दिन में एडमिशन हुए हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो यूनिट बीच में शुरू हुई थी। बीच में मैं मान सकता हूँ कि जैसे अपना मोशन इन प्लेन चल रहा था, जब आपको यही नहीं पता कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं और मैं करवाने लग रहा हूँ आगे के टॉपिक, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नया चैप्टर आपका मैंने शुरू कर दिया है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह जाती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप शेयर करो मेरे साथ, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो सभी अपना यहीं से रेगुलर वर्क करना शुरू कर दे। पीछे का अगर किसी का बचा हुआ है तो हम बाद में देखेंगे कैसे कवर करना है, लेकिन आप कल से मैंने इसको शुरू किया था, आज लेक्चर नंबर 2 ही है, तो यहाँ से आप कंटिन्यू करें, यहाँ से आगे पीछे ना चलें, बिल्कुल साथ साथ चलते रहें। 100% सभी को समझ में आएगा। तो देखिए, टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो कल हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसके टाइप डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने इनर्शिया के 3 टाइप लिख दिए हैं, वैसे पढ़े हुए हैं आपके 9th क्लास में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 तरह के इनर्शिया हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए, यहाँ से एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता था पहले, आजकल तो बंद हो गया है 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल है उसमें उस टाइप की प्रॉब्लम्स को एडिट कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन आया था 11th क्लास KVS एग्ज़ाम में। उन्होंने लिख रखा था कि जैसे आपके घर पे गए तो आपकी मम्मी एक ब्लैंकेट को ऐसे हिला हिला के उसमें से जो धूल मिट्टी वगैरह थी वो निकालने लग रही थी। तो आपने जाके और अपनी मम्मी को, या उस बच्चे ने जाके अपनी मम्मी को कहा कि ऐसे मत करो, ऐसे धूल नहीं निकलेगी, आप एक काम करो, एक अच्छी सी स्टिक लेके आओ और इसको ब्लैंकेट को, जो भी आपकी चारपाई है या कोई भी ऐसे सोने का बिस्तर वगैरह जो भी है, बेड वगैरह जो भी है, उसके ऊपर डालो और इसको ऐसे ऐसे इसकी पिटाई करो, है ना, स्टिक से इसके ऊपर। तो फिर उससे जो बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्टूडेंट जिसने आके ये कहा था, या जो भी बच्चा जिसने आके ये कहा था कि आप इसकी स्टिक से पिटाई करो, इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण क्या था? वो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि जैसे ही वो उस स्टिक से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर? ब्लैंकेट के ऊपर,
तो जो आपका ब्लैंकेट के ऊपर जो भी धूल मिट्टी के कण हैं वो रेस्ट में हैं, जैसे स्टिक आएगी तो वो उसका अपोज करेंगे, उस स्टिक के कारण ब्लैंकेट किस में होगा, मोशन में, और वो उस मोशन का क्या करेंगे, अपोज, और वो अपने आप ऊपर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता क्या। वैसे मैंने बताया था कि इनर्शिया में जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो इसका नाम इसकी इनिशियल स्टेट से रखा जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में था, और वो चाह रहा था कि मैं रेस्ट में ही रहूं, लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स लगा जिसका उसने अपोज करने की कोशिश की। ऐसे अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करूं तो इनिशियली ऑब्जेक्ट मोशन में था, लेकिन किसी ने उसका अपोज करने की कोशिश की, यानी उसको रोकने की कोशिश की, तो जिसने उसको रोकने की कोशिश की उसने उसका अपोज किया। ऐसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें, इनिशियली ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, किसी ने उसकी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश की तो उसने उसका अपोज किया, उस ऑब्जेक्ट ने उसका अपोज किया। तो ये है आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब अपने डेली लाइफ में जिस तरह से यूज होता है उस तरह से मैंने आपको बताया है, डेफिनेशंस को उसी तरह से क्लियर करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि हमें नोटबुक में इसको कैसे नोट करना है, कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहले नोट कीजिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of the object by virtue of which it remains at rest unless an external force is applied, on it, is called inertia of rest, एग्जाम्पल नोट कीजिए इसके। तो एक तो मैंने कल आपको बता ही दिया था कि कुछ पैसेंजर्स, एक बस थी जो रेस्ट में थी, उसमें आराम से बैठे हुए थे, ड्राइवर ने सडनली उसको आगे चला दिया, तो जो भी पैसेंजर्स थे वो पीछे की तरफ गए। तो ये किसके कारण हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हुआ। तो इसी तरह से ये तो इस तरह के जो एग्जाम्पल थे सभी बच्चों ने मेरे पास सेंड किए हैं। तो एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए ब्लैंकेट वाला, लिखिए, इफ़ ए कारपेट इज बिटन विद ए स्टिक, इफ ए कारपेट इज बिटन विद ए स्टिक, the fiber of the carpet comes in motion, the fiber of a carpet comes in motion and hence move forward, but the dust particle due to inertia of rest remains at rest and fall down, यानी अगर ये जिस तरह से ये एग्जाम्पल लिखा है इसमें कहना चाह रहा है कि ब्लैंकेट को ऐसे आप पकड़ लीजिए या किसी चीज़ के उसको हैंग कर दीजिए, लटका दीजिए, फिर उसके बाद उसके स्टिक ऐसे मारोगे तो जैसे स्टिक उसके ऊपर लगेगी तो उसका जो फाइबर है वो इस स्टिक के साथ साथ जिस तरह के स्टिक जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है उसी तरह उसका मोशन होगा। बट डस्ट पार्टिकल किस में थे, रेस्ट में, वो इसका क्या करेंगे, अपोज, और वो अपनी जगह पे ही रह जाएंगे, जबकि ब्लैंकेट उससे दूर चला जाएगा और वो नीचे गिर जाएंगे। इस तरह से इसने इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आया होगा समझ में। उसके बाद इनर्शिया ऑफ रेस्ट के और एग्जाम्पल जो आप 9-10 क्लास में पढ़ते थे कि गिलास लीजिए, उस गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड बिल्कुल स्मूथ हो, उसके ऊपर 5 रुपये या 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए और फिर उसे कार्ड के ऊपर ऐसे मारोगे उसको, तो क्या होगा कि जो 5 रुपये या 1 रुपये का सिक्का था वो तो गिलास के अंदर गिर जाएगा, कार्ड उसके नीचे से निकल जाएगा। या फिर
एक एक रुपये या 2-2 रुपये के जो कॉइन्स होते हैं उनको ऊपर नीचे ऐसे लगा दीजिए, और फिर बिल्कुल फोर्सली नीचे वाले के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टिक करेंगे। कोई चीज़ टकराएगी उसके जाके, लेकिन उसकी थिकनेस है उससे सिक्के के से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, तो नीचे वाला सिक्का उसके नीचे से निकल जाएगा और बाकी वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हैं। जो आपके पास बुक हैं उसके हिसाब से शायद एक बुक में हॉर्स वाला एग्जाम्पल दे रखा है, हॉर्स एंड राइडर वाला। तो जो राइडर है वो हॉर्स के ऊपर बैठा था, हॉर्स सडनली क्या हो जाता है, चलना शुरू करता है, राइडर कहाँ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ठीक है, इसके अलावा जब हवा चलती है तो पत्ते क्यों गिरते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, है ना। जो पेड़ है उसके सभी जो भी पार्ट्स हैं वो किस में है, रेस्ट में है। अचानक से तेज़ हवा चलेगी, हवा चलने से वो पत्ते इधर रह गए, टहनी ने क्या हुई, फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड विद एयर। जो एयर है उसके साथ फॉरवर्ड मीन्स उसकी डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जो उसके लीव वगैरह हैं वो क्या करते हैं, उसका अपोज करते हैं, वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जैसे कोई फल वगैरह लगे हुए हैं किसी पेड़ के, तो उस पेड़ को हिलाते हैं हम, है ना। जैसे बेर वगैरह होते हैं ना, है ना, ये क्या होती है, झाड़ी वगैरह जो होती है ना, बेरी जिसको हम बोलते हैं, उसको हिला के बेर तोड़ते हैं ना। तो इसके पीछे कारण क्या है, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि हमें इसको हिलाएंगे तो बेर नीचे गिर जाएंगे। किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ऐसे बहुत से आपके डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं, तो सभी इन एग्जाम्पल्स के बारे में एक बार मेडिटेशन ज़रूर करें कि इसमें ये ऐसा होता है तो इसके पीछे क्या है, इसमें ऐसा होता है इसके पीछे क्या है। आपको ये मान के चलिए कि कम से कम 20 एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो और जो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेटेड हैं। देखिए, अगर आपने टॉपिक को पढ़ लिया, जो मैंने बताया उसको याद कर लिया, लिख लिया, ऐसे करने से कभी भी इंटरेस्ट नहीं बनता। इंटरेस्ट तब बनता है कि मैंने अगर ये कहा है कि डेली लाइफ में ऐसे 20 एग्जाम्पल मिल सकते हैं, तो कोशिश करो 20 के 20 या 20 से भी ज़्यादा आप ढूंढने की कि हम कहाँ कहाँ पे ऐसा देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिलता है ना। ऐसा देखो, अब बारिश का मौसम है तो आप क्या करते हो, जैसे आप कहीं से चल के आए, आपका जो भी आपने स्लीपर वगैरह पहन रखे हैं उसके ऊपर मिट्टी के कण वगैरह हैं या ऐसे गिल्ली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो उसके ऊपर सेटल होगी। तब क्या करते हैं बताइए, ऐसे आके और पैर दो जोर से ऐसे चलते चलते ऐसे मारते हो पैर को, है ना, ऐसे मारते हो ना पैर को नीचे, तो क्या होता है बताइए, जो आपके मिट्टी के कण हैं वो आपके उसके ऊपर चिपके हुए हैं। सपोज कीजिए वो रेस्ट में आपने ऐसे मारा, तो मारने के बाद जो कुछ पार्ट है उस स्लीपर के वो तो मोशन में आ गए, वो कण रह गए किसमें, रेस्ट में, वो गिर जाएंगे। करते हैं ना ऐसे ही, है ना। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं डेली लाइफ में जो किससे रिलेटेड हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन तो मैं बता दो चुका, इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है, आप नोट और कर लीजिए। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट by virtue of which it continues to move with constant velocity, unless an external force is applied on it. Is called inertia of motion. Is called inertia of motion. Is called inertia of motion. तो एग्जाम्पल वही है, बस वाला तो आप लिख ही दोगे, है ना, कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी चलती हुई बस में तो पैसेंजर्स आगे जाते हैं, देखा भी होगा आपने। तो ऐसे आप इसमें लगा सकते हो। और कोई एग्जाम्पल बताइए, चलिए देखिए, एग्जाम्पल तो आप ढूंढ लोगे, मेरे को पता है बहुत सारे बता दोगे। एक टास्क है आपके यहाँ से, अभी मैंने देखा है कि एक ट्रैक्टर वाला है, वो रेत है ना, रेत की जो डंपर या ट्रॉली जो भी होती है ना, ये ट्रॉली होता है ना, ट्रॉली बहुत ज़बरदस्त वर्ड है,
कई बच्चे सोचते हैं कि ऐसे ही गांव में यूज़ करने वाला वर्ड है ट्रॉली। नहीं, ट्रॉली एक साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है, ट्रॉली एक साइंटिफिक वर्ड है। तो ट्रैक्टर वाला जो ट्रॉली है उसके अंदर उसने रेत डाल रखा था और अभी अभी वो बाहर उसको खाली करने लग रहा था, तो उसने ऊपर उठा दिया डंपर को या उस ट्रॉली को, तो रेत नीचे गिर गया, लेकिन कुछ उसके कॉर्नर्स के अंदर रुक गया। फिर वो क्या करता है कि एकदम से ट्रैक्टर को आगे करता है, फिर ब्रेक मार देता है, फिर आगे करता है, फिर ब्रेक मार देता है, और वो धीरे धीरे करके सारा रेत नीचे गिर जाता है। तो फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और कहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन है। देखिए मैंने अभी अभी आपको कहा था ये 20 तो मैंने मिनिमम बताया एग्जाम्पल, ऐसे अगर ढूंढोगे तो 100 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाएंगे डेली लाइफ में इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, और जिनको यूज़ भी करते हैं, अब देखिए जो इसको यूज़ कर रहा है उसको ये नहीं पता कि मैं ये क्या यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट उसको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये समझा देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इसी को इनर्शिया ऑफ मोशन या इसको ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका नाम नहीं पता, बस केवल यही फ़र्क होता है कि आप उसके बारे में आपको दोनों नॉलेज होती है कि आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, बता भी सकते हो, और आप ये भी बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ में उसका साइंटिफिक मीनिंग और टर्म्स जो है ये, यानी कौन सी टर्म है, कहाँ से रिलेट करती है, ये सब उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्ट लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब कुछ ये लगा है कि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी जो कमी है वो ये है कि कोई मेरे से ये कह दे कि पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं इन सभी के नाम लिख दो, तो अगर 50 स्टूडेंट्स हुए तो हो सकता है कि मैं 2, 4, 5 या हो सकता है 10 बच्चों के नाम की स्पेलिंग गलत कर दूँ। यानी आप सोचिए कि मैं बच्चों के नाम की स्पेलिंग जो कि 7th 8th क्लास का कोई बच्चा वो भी गलत नहीं करता, आप कोई भी नाम बोल दीजिए वो बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखेगा, लेकिन मैं उसको गलत कर देता हूँ। जब आप सोचिए कि मैं उसको गलत कर देता हूँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि फ़िज़िक्स बहुत आसान है इसका मतलब रियल में ही बहुत आसान है, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज जिस आदमी को अच्छे से स्पेलिंग नहीं आती, यानी स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देता है, और वो फिज़िक्स पढ़ा रहा है, और फिर वो ये कह रहा है फिज़िक्स बहुत इजी है, और रियल में इजी है इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं पढ़ा देता फिज़िक्स। रियल में दुनिया की सबसे इजी और सबसे ज़बरदस्त सब्जेक्ट है फिज़िक्स। इंटरेस्ट लीजिए, सबको मज़ा आएगा पढ़ने में, और साथ में फिज़िक्स पे अगर आप काम करोगे, यानी फ़िज़िक्स को अगर टाइम दोगे तो फिज़िक्स आपको कभी धोखा नहीं देगी। जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप स्टडी करोगे उतना ही आपको ये फ़ायदा देगी, कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने तो लगातार हर दिन कम से कम 3 घंटे फिज़िक्स पढ़ी और लास्ट में जब नंबर आए तो फिज़िक्स में कम रह गया, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। चाहे एग्ज़ामिनर कितना भी टफ़ से टफ़ पेपर सेट कर ले, लेकिन नंबर कम आपके नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि पेपर टफ उसी को लगता है जो मेहनत नहीं करता, जो केवल और केवल ये करता है कि मैं तो लास्ट के 2 महीने में सारे याद कर लूँगा। ऐसे फिज़िक्स 11th 12th की ऐसी फिज़िक्स नहीं है कि 2 महीने में आप सब कुछ कर लो। रेगुलरिटी जिसके अंदर है, जो लगातार काम कर रहा है, वही मार्क्स ले सकता है, वही समझ सकता है। 2 महीने में तो आप रट्टे मार सकते हो, और रट्टे मारने वाले 50% से ज़्यादा मार्क्स थ्योरी में नहीं ले सकते। इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो काम मेरा है, आप इंटरेस्ट लीजिए, समझाऊंगा मैं, आप केवल इंटरेस्ट बनाइए अपना फिज़िक्स में, जो मैं कह रहा हूँ वो काम करते जाइए, इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल्स ढूंढिए, अगर आपने सोचा कि सर तो ऐसे ही कहते रहते हैं, क्या करेंगे एग्जांपल ढूंढना, नहीं, अगर मैंने कहा है तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, वहाँ से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप कहीं पे मार खा ही नहीं सकते कि ये एग्जाम्पल किसका है, या इसके एग्जाम्पल आपको ये कहे ना कि आपके घर में सुबह से लेकर 10
यानी मॉर्निंग जब आप उठते हो और उससे 10 बजे तक के एग्जाम्पल में से कोई ढूंढ के बताइए, तो फटाफट उसमें से 20 ढूंढ के बता दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्रिएट करो आप। जो मैं एक्टिविटी देता हूँ वो इसीलिए देता हूँ, जो टास्क देता हूँ मैं इसीलिए देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बने। अब ये काम आप सभी ने देखा हुआ है कि जब वो रेत की ट्रॉली नहीं रुकती तो ट्रैक्टर वाला क्या करता है, एकदम से तेज़ चलाता है, फिर ब्रेक मारता है, फिर तेज़ चलाता है, फिर ब्रेक मारता है। डेफिनेटली इनमें से किसी इनर्शिया का यूज़ कर रहा है। किसका यूज़ कर रहा है ये आप बताइए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी और आपके कहीं पे कोई गलती होगी तो उसको क्लियर मैं करूँगा, लेकिन अगर मैं आंसर भी बता दूंगा तो आप फिर क्या करोगे, कुछ नहीं, आप तो सोचोगे ही नहीं। चाहे मैं गलत बता दूँ आप मान लोगे कि हाँ सही है, आप आंसर दो, तब मैं बताऊंगा कि आपकी गलती ये है, और वो अच्छे से क्लियर भी करूँगा कि इसलिए ये गलत है या इसलिए ये सही है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचिए कि हम कभी ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लें बेइज्जती हो जाए। बेइज्जती कभी नहीं होती ना, पूछोगे तो ही कोई चीज़ क्लियर हो पाएगी। और डेफिनेटली बच्चा वही तो पूछेगा जिसने करने की कोशिश की, जिसने कोशिश ही नहीं की वो पूछेगा क्या, ये तो क्लियर है ना। कई बच्चे सोच रहे हैं मैं पूछ लिया तो सर को पता नहीं क्या लगेगा, नहीं लगेगा तो तब मेरे को जो नहीं पूछ रहा उसके बारे में मैं सोचता हूँ, ये नहीं पूछ रहा इसका मतलब ये कर नहीं रहा, बिल्कुल क्लियर है। ये जो नहीं पूछ रहा वो नहीं कर रहा, जो करेगा उसको कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम या हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी और वो ज़रूर पूछेगा, लेकिन जो नहीं कर रहा उसको प्रॉब्लम आएंगी कहाँ से। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इनर्शिया ऑफ मोशन के भी एग्जाम्पल लिख देने हैं, कोशिश करनी है वो भी आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हो। अगर डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखोगे तो अगर आपके जैसे अब 2 सेक्शन, उन दोनों सेक्शन में मैं एक साथ पढ़ाने लग रहा हूँ, क्लास लगेंगे उनको तो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके, तो अप्रोक्सीमेटली 73 और 74 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, तो वो 2 सेक्शन में 35-36 के आसपास ऐसे डिवाइड करके कर देंगे। तो अगर अब फिलहाल 70 और 75 के आसपास स्टूडेंट्स हैं तो वो सारे के सारे अगर डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 50 स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो आपस में मैच नहीं करेंगे, आपस में मैच नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन डेली आप देखते हो कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या किसी भी व्हीकल में चल रहे हो या कहीं पे भी चल रहे हो या रनिंग कर रहे हो ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ पे भी आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का रोल देखते हो कि वहाँ पे भी ये अपना रोल प्ले करती है। बताइए करती है या नहीं करती है। यानी ऐसे दौड़ने लग रहे हैं, आगे कुछ आ गया, आपको अचानक इधर मुड़ना पड़ गया तो क्या होता है, क्या होता है, आप तो इधर मुड़ जाते हो लेकिन पैर स्लाइड करते हैं किस तरफ, जिस तरफ आप पहले दौड़ने लग रहे थे उस तरफ आपके पैर स्लाइड करते हैं। यानी इमेजिन कीजिए बारिश का मौसम है, आप करके नहीं देखना है, करके नहीं देखना, नहीं गिर जाओगे, लेकिन आप इमेजिन करके देख सकते हो कि आप दौड़ने लग रहे थे, अचानक से सामने से कुछ आ गया, आप बिल्कुल सीधे सीधे दौड़ रहे थे, आपको अचानक से कट मारना पड़ गया, तो क्या होगा, आप स्लाइड करके गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो मोशन था वो कहाँ था, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और आपने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो वहाँ पे क्या आएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अपना रोल प्ले करेगा, है ना। आपकी बॉडी चाहेगी कि वो कंटिन्यू उस लाइन के अलोंग ही चलती रहे, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसका अपोज कर दिया, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी अपना रोल प्ले करेगी, वो भी आपका अपोज करेगी। आपने अगर डायरेक्शन चेंज की तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहेगा कि हम डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए आप क्या कर जाओगे, जिस डायरेक्शन में दौड़ रहे थे उस डायरेक्शन में स्लाइड कर जाओगे, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत सारे इमेजिनेशंस आप देख सकते हो कि स्लाइड कहाँ कहाँ करते हो, आप पीछे भी कर जाते हो, साइड में भी कर जाते हो, इधर भी कर जाते हो। ज़रूरी थोड़ी ना आपने ऐसा पैर रखा और मैंने कह दिया कि आपको सामने स्लाइड करोगे, नहीं, कई बार इधर भी कर जाते हो, कई बार इधर भी कर जाते हो, इधर भी कर जाते हो, इधर। तो कोशिश कीजिए यहाँ से फाइंड आउट करने की कि किस टाइम पे किस साइड में स्लाइड करते हो और वहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या रोल होगा, क्या मैंने जो बताया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे तो टॉपिक अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नोट कीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it resists the change in its direction of motion. It resists the change in its direction of motion. Resist the
change in its direction of motion is called inertia of direction, is called inertia of direction. Examples of inertia of direction, at least 4 एग्जाम्पल हर बच्चे के होने चाहिए, मैं एक भी नहीं बता रहा। 4 एग्जाम्पल हर बच्चे के होने चाहिए, मैं एक भी नहीं बता रहा, और इससे ज़्यादा मैं कुछ आपको पढ़ा भी नहीं रहा, क्योंकि नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन पढ़ना शुरू करेंगे। आपकी बुक में जिस तरह से दे रखा है, देखिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी मेरे पास, सर का भी फ़ोन आया था स्कूल से कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बुक में पता ही नहीं चलता मैं कहाँ है। ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है, कुछ भी नहीं छोड़ दूँगा, आपकी बुक से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि बुक तो मैं भी यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरे को पढ़ाते हुए आप ये मानिए कि कम से कम 8 साल के लगभग हो गए हैं, 8 ईयर्स हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने बहुत सी बुक्स स्टडी की हैं, कहीं पे दिनेश की, सुरेंद्रा की, प्रदीप वाली, एस.एल. अरोड़ा, ऐसे करके मॉडर्न ABC, बहुत सारी बुक्स, और कंपटीशन की तैयारी जब हम करवाते हैं तो H.C. वर्मा को भी मैंने 2-3 बार करवा चुका हूँ, उसको भी, और NCERT तो बेस है ही सभी का, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने क्या किया है कि इन सभी से मिला के और एक रिज़ल्ट निकाल रखा है और उनके नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। इन बुक में क्या कर रखा है कि अब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, ठीक है। बुक क्या करेगी, पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएगी, उन लॉज ऑफ मोशन को 2-2, 3-3 लाइन में ख़त्म कर देगी, उसके बाद फिर दोबारा लॉज ऑफ मोशन को पढ़ाएगी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देगी। लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके ऊपर किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उसका कंप्लीट रिजल्ट सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे। ऐसे करके हम तीनों को कवर करेंगे, ना कि ऐसे जैसे आपकी बुक कह रही है पहले एक डेफिनेशन पढ़ो, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, फिर उसके बाद तीनों की मिला जुला के आपस में कभी फर्स्ट की, कभी सेकंड की, कभी थर्ड की क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नहीं, ऐसे नहीं, 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे ही सभी की प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि अब हमें पता भी लगाना है कि कौन सी थर्ड लॉ लगेगा, कहाँ पे सेकंड लगेगा, कहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। टास्क जो भी दी हैं सभी मेरे से शेयर ज़रूर करें, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।